सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। नमस्कार दादा। नमस्ते। दादा, कोविड-19 महामारी में जहां बच्चे एवं बुजुर्ग घर में ही रुकते हैं, अगर ऐसे में गणेश नायक की बात करें तो वो नवी मुंबई को कोरोना मुक्त करने के लिए हर सप्ताह घर से बाहर निकलकर पालिका अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। इतना साहस और इतनी हिम्मत आपको कहां से मिलती है? ज़माने में भी मैं विधायक के तौर पे लोगों के काम कर रहा था। जब मैं मंत्री बना तो जनता दरबार के माध्यम से लोगों से मिलता था, लेकिन महानगर पालिका में मैं कभी 25 साल में 25 बार भी नहीं गया। लेकिन अब की बार तो हर सप्ताह मैं महापालिका में जाता हूँ और म्यूनसिपल कमिश्नर यानी और उनको डबल जिम्मेदारी प्रशासक के तौर पे उनसे मेरी मुलाकात होती है। इतने दिनों में महापालिका के कॉरपोरेटर थे, पदाधिकारी यानी आरोग्य समिति सभापति, स्टैंडिंग समिति सभापति, उप महापौर, तो वो जिम्मेदार थे और उनके माध्यम से महापालिका का पब्लिक का जो कहना है वो काम होता था। और उनका 25 साल लगातार सलाहकार के तौर पे मैं सलाह देने का काम करता था। दुर्भाग्यवश नई मुंबई महापालिका बर्खास्त हुई और उसके बाद में प्रशासन के ओर जाने वाले यहाँ पे कोई भी नहीं रहा। तो मैंने मन में सोचा कि भाई कोविड का ये जो असर शुरू हुआ है कोविड-19 का, और यदि घर में रहे तो आने वाला जो कालखंड है, आने वाला जनरेशन है, ये मन में एक सवाल पूछेगा कि गणेश नायक आज किधर है। तो मैंने खुद सोच लिया कि मेरे जो साथी लोग हैं उनको लेके कॉरपोरेशन में जाएंगे। लोगों ने जो अपने मन में जो कोई सवाल पैदा हुए जो मुझे बताए, उसको मैं कॉरपोरेशन के अधिकारियों से बात करूंगा और उसमें से रास्ता निकालने का प्रयास करूंगा। और आज तक मैंने जो प्रयास किए उसमें से पूरी तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन कई प्रमाण में कामयाबी मिली, ऐसा मुझे लग रहा है। तकरीबन 25 सालों से नवी मुंबई मनपा में आपकी सत्ता रही है, मगर इस बीच आपने कभी भी नवी मुंबई मनपा मुख्यालय में अपना कदम नहीं रखा। मगर जो 25 सालों में कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। खुद गणेश नायक पालिका जा रहे हैं। कोविड महामारी का ऐसा कौन सा अहम पहलू है जिसे देखकर आपको ऐसा लगा कि आपका स्वयं पालिका जाना जरूरी है? नहीं, देखिए, बात ऐसे कि ये बात सही है कि मैंने बोला कि 25 साल में मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे विचारधारा के कार्यकर्ता वहाँ पे कॉरपोरेटर, बहुत सारे कमेटी के अध्यक्ष, महापौर, उप महापौर के तौर पे काम कर रहे थे। बाहर के बार मैं उनको सलाह दे रहा था और कारोबार चल रहा था। लेकिन ये प्रशासन ने जब पालिका बर्खास्त के बाद में चार्ज लिया और एक कोविड का जो मसला था ये दिन ब दिन उग्र स्वरूप धारण कर रहा था, ऐसी स्थिति में कोविड बढ़ने के लिए जो कारणीभूत होने वाले जो सेंटर थे उसमें सबसे बड़ा था एपीएमसी का बाजार, कृषि उत्पन्न बाजार समिति। और उस वक्त में मैंने उनको बोला था कि भाई आप बाजार बंद करो, बंद करने के बाद में जो लोगों की वहाँ पे ज़रूरत है उतने लोगों को भेजो, सोशल डिस्टेंस रखो, उनको मास्क लगाने के लिए लगाओ, उनको सैनिटाइज करने के लिए आदत लगाओ, उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करो और प्रॉपर नियमों के अंतर्गत उसको आप लोग ढालो। शुरू में वो लोगों ने नहीं माना, उसके असर ये हुए कि
वहाँ के कई व्यापारी लोग कोविड के विक्टिम हुए, कई ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर, कंडक्टर, उसके बाद में माथाड़ी कामगार भी और बाहर से आने वाले व्यापारी भी विक्टिम हो गए और उसका असर कई व्यापारी लोगों का मृत्यु हो गया, व्यापारी लोगों के घर के लोगों का मृत्यु हुआ और जो भी बच गए वो बुरी हालत से वो कोविड के ट्रीटमेंट से बाहर निकल गए। बहुत कालखंड जाने के बाद में उनको मेरी सूचना ठीक लगी होगी और उसके बाद में उन्होंने बाजार बंद किया, बाद में उसको एक नियमों का स्क्वायर लगाया और उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता एपीएमसी का जो सेंटर था नई मुंबई में कोविड के जो संसर्ग पाने वाले लोगों में 1/3 पेशेंट एपीएमसी से लगे हुए थे। और आज के तारीख में जो मैं हर हफ्ता में जाता हूँ, मेरी सूचना ही रहती है कि किस इलाके में स्प्रेइंग करने की ज़रूरत है, कौन से इलाके में लोग मास्क नहीं लगा रहे, उनको मास्क लगाने के लिए सख्ती करने की ज़रूरत है। कई लोग जैसे कुछ हुआ ही नहीं ऐसे ढंग से वहाँ पे जो बर्ताव कर रहे हैं, तो वो लोगों को याद देने की ज़रूरत है। और उसका असर ये हो गया कि नई मुंबई में चढ़ते गया, बढ़ते गया, कम होते गया, लेकिन आज के कल के तारीख तक वो अभी नियंत्रण में आने की लग रहा है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे अपन ये जैसा कि मतलब भूखा शेर है, जैसे अपन गाफल रहे तो वो अटैक करेगा और जो 1200-1300 की संख्या कभी एक दिन में 1000 से प्लस हो जाएगी, उसका कोई नहीं कुछ भरोसा। तो इसलिए चौकन्ना रहने के लिए हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। जो गलत चीज़ें हो रही है प्रशासन से वो पॉइंट आउट करने के लिए हम जा रहे हैं और हम लोगों ने पॉइंट आउट किए, उसके बाद में उन्होंने उस पर कुछ उपाय निकालने का प्रयत्न किया। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई ये अनसर्टन है, ये कोविड जल्दी ख़त्म होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कोविड तो को साथ साथ लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, इसका मुझे एक मन ही मन में संतोष है। लॉकडाउन से पहले आपने नवी मुंबई मनपा अस्पताल एवं कोविड केयर सेंटर को भेंट देकर वहां पर की गई व्यवस्था का जायजा लिया। जो खामियां आपको नजर आई, आपने उन खामियों को सुधारने के लिए कई सुझाव एवं सूचनाएं नई मुंबई मनपा को दी, मगर मनपा ने उन सुझाव को अमल में लाने के लिए देरी की। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके सुझाव एवं सूचनाओं को नवी मुंबई मनपा ने सही समय पर तेजी से लागू किया होता तो आज नवी मुंबई में कोविड मरीजों की संख्या कुछ हद तक कम होती? बात सही है। यदि उन लोगों ने मेरे सूचना को तुरंत अमल में लाया होता तो ये जो कोविड मरीजों की संख्या हुई है उसमें से बहुत सारे प्रमाण में वो संख्या कम होती थी। कि जैसे मैंने बोला था कि जल्दी ऑक्सीजन की सिस्टम को आप लोग तैयार करो, वेंटिलेटर की गति से ऑर्डर करो। आज के तारीख में भी लोगों को वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों को वो पोसाता नहीं, इट इज़ नॉट अफोर्डेबल टू द पुअर पीपल। तो ये स्थिति में यदि महापालिका का पहला प्रायोरिटी हेल्थ डिपार्टमेंट बनाया है तो जो कुछ भी फंड्स अवेलेबल है उसमें से मैक्सिमम वेंटिलेटर लाके, और वो भी क्वालिटी के वेंटिलेटर लाके लोगों को मरने से बचाना ये उनका फर्ज था। शुरू में इस चीज़ पर उन्होंने सीरियस नहीं लिया, लेकिन अभी वो लोगों ने सीरियस लिया है। लेकिन मैंने उनको बोला कि मशीनरी लाना इसका मतलब पूरा काम नहीं हुआ। मशीनरी को सही ढंग से ऑपरेट करना और उसको अटेंटिव रहना, ये बहुत बड़ी बात है। कई अभी सेंटर की मैंने जो कंप्लेंट लोगों से सुनी है, बटन दबाने के बाद में भी अटेंडर आता नहीं, पानी लोगों को चाहिए, पानी नहीं मिलता, सही वक्त पे दवा नहीं मिलती, किसका दम घुट रहा है उसको दम घुट रहा है फिर भी उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता, ऑक्सीजन लगाने के बाद में और उसको यानी
मरने की और उसकी दौड़ चलिए तो उस टाइम में वेंटिलेटर की जरूरत है तो वो भी नहीं मिलता। तो जो चीज है उसको सही टाइम में इस्तेमाल करना, दैट्स ए कॉल सिस्टम। होना ये सिस्टम नहीं है, जो चीजें हैं उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना है, वो सिस्टम है। और अभी हम लोग तो भले हम जाते हैं, जो अच्छा काम करते हैं उनको हम यानी मन से उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जहाँ पे जो काम नहीं करते वो लोगों की हम निंदा भी करते हैं और करेंगे। कोविड महामारी में जिस अनुभव की जरूरत थी वो अनुभव आप पालिका को दे पाए। शायद आपके ही अग्रसर रहने से पालिका ने उचित उपाय अमल में लाए, जिसके द्वारा वो कुछ हद तक कोविड महामारी को नियंत्रण में ला सके। क्या आप संतुष्ट हैं या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि कई और क्षेत्र है जिसमें पालिका को विशेष ध्यान देने की जरूरत है? कोविड के इलाके में ये तो कोई ऐसा कुछ टच होने से होता है, ऐसा नहीं, आजू बाजू में जाने से भी उसका संसर्ग हो जाता है। तो वो जो कुछ चल रहा है उसमें मैं पूरा संतुष्ट नहीं हूँ और भी उसमें सुधारना करने की जरूरत है। सबसे बड़ी सुधारना तो ये कि यहाँ पे वेंटिलेटर का ज़्यादा होना ये उचित है। जो भी कीमत पे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो नॉर्म्स दिए है, केंद्र आरोग्य विभाग से जो नॉर्म्स आए, राज्य सरकार के आरोग्य विभाग से नॉर्म्स है, वो कीमत पे जो उन्होंने तय किया वो कंपनी का वेंटिलेटर खरीदी करके जितना हो सके जल्दी लोगों को वो उपलब्धि करके देना ही उचित है। अभी कोविड से मुक्ति होने के बाद में पोस्ट कोविड सेंटर की बहुत जरूरत है। मैंने तो ये बोला कि भाई कोविड के एंटीबायोटिक्स जो देते हैं कोविड बीमारी को ख़त्म करने के लिए, आज तक कोई दवा नहीं है, लेकिन जो मलेरिया डेंगू वगैरह उसके जो दवा है वो सिमिलर टू इट, वो दवा से काम चल रहा है। ऐसा ऑथेंटिक दवा तो कौन सा अभी आज तक नहीं निकला है। तो वो एंटीबायोटिक देने के बाद में वो जर्म्स को ख़त्म करने के लिए जो वहाँ पे जो कुछ एनर्जी लगती है तो उसका असर ब्रेन पे होता है, हार्ट पे होता है, लंग्स पे होता है, किडनी पे होता है, बोन्स पे होता है, मसल पे होता है। तो उसके बाद में भले वो निगेटिव निकला, लेकिन कई लोगों में घबराहट पैदा होती है। कई लोगों का मतलब घबराहट की ओर से मतलब मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, शारीरिक संतुलन बिगड़ा हुआ। तो पोस्ट कोविड कि उनको मानसिक तज्ञ के माध्यम से उनको एहसास दिलाना, फिजियोथेरेपिस्ट के माध्यम से उनको फिर से मजबूत करना, उनको कई तरह की टॉनिक देना, फ्रूट्स देना, ड्राई फ्रूट देना, ये चीज़ की भी ज़रूरत है। तो और ये लोगों को खाली वो बीमारी से बाहर हटाया कोई एक अच्छा काम हुआ, लेकिन उसके असर जो है साइड इफेक्ट से, वो साइड इफेक्ट से भी उनको बचाना ये ज़रूरत का है। और उसके लिए मैंने आज आयुक्त से बात की है और उसके लिए वो सेंटर अभी खोल रहे हैं। कोविड के शुरुआती दौर में आपने राज्य सरकार एपीएमसी से लेकर एमएससीडीसी के बिल तक का मुद्दा एवं एमआईडीसी जैसे कई मुद्दों को लेकर पत्र लिखे। आपने ऐसा कोई भी मुद्दा बाकी नहीं रख छोड़ा जो नवी मुंबई के जनता के हित से ना जुड़ा हो। कितना जरूरी था इन मुद्दों को इस तरीके से आपके द्वारा उठाए जाना? ऐसे टाइम में जो राज्यकर्ता होते हैं उनका फर्ज बनता है कि लोगों को एहसास देने का, और ये आज वक्त है एहसास देने का और देना चाहिए। और उसके लिए मैं लगातार मांग कर रहा हूँ, यानी बिजली का बिल माफ़ करो, पानी का बिल माफ़ करो, घर पट्टी माफ़ करो। और मैंने तो ये कहा है कि जो 500 स्क्वायर फीट से छोटे मकान में रहते हैं वो लोगों को प्रॉपर टैक्स न देने का प्रस्ताव महासभा में पास हुआ है और वो राज्य शासन के पास प्रलंबित है। राज्य शासन ने मुंबई के लिए वो निर्णय लिया, नहीं मुंबई के लिए क्यों नहीं रही है, इसका सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। मैंने आयुक्तों को बोला कि यू अपॉइंट ए ऑफिसर एंड ट्राई टू फॉलो द मैटर। अभी देख रहा हूँ मैं भी वो फॉलो करने वाला हूँ कि अभी कारपोरेशन की स्थिति ठीक है तो कई गरीब लोगों को थोड़ी सी तसल्ली देना
ये कॉरपोरेशन का काम है। अपने ही नागरिक है, अपने नागरिक को अपनेपन की भावना से रखेंगे तो कौन रखेगा। नगर सेवक का कार्यकाल खत्म होने के बाद नवी मुंबई में प्रशासकीय राज लागू हो गया। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस कठिन परिस्थिति में महापौर एवं नगर सेवक जितना पद पर रहकर आपको सहयोग कर सकते थे उतना नहीं कर पा रहे क्योंकि पालिका बर्खास्त हो गई है? कोविड की स्थिति में महापालिका बर्खास्त करना ही गलत था। मैं तो बोलूंगा कि ऑल पार्टी कॉरपोरेटर्स का इस स्थिति में सहयोग मिल सकता था, क्योंकि कॉरपोरेशन के अधिकारी है, लेकिन अधिकारी लोगों से इतने दिल से जुड़े नहीं होते जितने कॉरपोरेटर जुड़े होते हैं। तो ऐसी स्थिति में नगर सेवक का रहना, यानी पदाधिकारी का रहना, उप महापौर, महापौर, स्टैंडिंग कमेटी का रहना बहुत महत्वपूर्ण रहता था, जिससे प्रशासन को ही मदद मिल सकती थी और प्रशासन के माध्यम से एक कोविड को कंट्रोल करने में डेफिनेटली मदद हो सकती थी। कोविड महामारी के दौरान आपने अपने सभी नगर सेवकों को ये सूचना दी कि वो लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहे, जिसे 24/7 मुहिम का नाम भी दिया गया। अगर पूरे 5 महीने की लॉकडाउन की बात करें तो भाजपा ही ऐसी पार्टी थी जो लोगों के बीच नजर आई। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं विनम्रता के साथ कहूँगा, मैं ये न बोलूँगा कि और पार्टी के लोगों में कुछ काम नहीं किया, लेकिन एक बात सही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कॉरपोरेटर लोगों ने खुले मन से लोगों के लिए काम किया। जैसे आपको याद होगा कि शुरू में जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के कालखंड में न पगार था, न घर में पैसा था, न कोई अनाज था। तो उस टाइम में हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर में जाके लोगों ने बोरी भर के नहीं, लेकिन थैली भर के अनाज का बंटवारा किया, तेल दिया, शक्कर दिया, चावल दिया, गेहूं दिया। उसके बाद में सैनिटाइजर का बंटवारा किया, मास्क का बंटवारा किया। हमारे सिस्टम ने तो वार्ड में स्प्रेइंग करने के लिए मशीन का भी बंटवारा किया। एक ही बार में फेज 1, फेज 2, फेज 3 तक लोगों को अनाज का बंटवारा किया गया। वो मेहरबानी नहीं की, वो फर्ज अदा किया। और उससे मुझे तो इतना संतोष लगा कि भाई, कि संस्कृत में कहते कि संकट समय में जो लोगों को मदद करता है वही दानशूर होता है। इसको संस्कृत में कहावत है, व्यसने मित्र परीक्षा, शूर परीक्षा रणांगणे भवती, विनय भृत परीक्षा, दान परीक्षा चतुर्भिक्षे। चतुर्भिक्षे मतलब जब अकाल गिरता है उस टाइम में जो दान करता है वही दानशूर होता है। तो हमारे जो साथी लोग थे उन लोगों ने सही वक्त पे लोगों के मदद के लिए आगे आए और उसके लिए मुझे बहुत इस बात का आनंद है। लॉकडाउन में लोगों को अनाज मुहैया कराने की सबसे बड़ी मुहिम नवी मुंबई में आपके द्वारा चलाई गई, जहां पर नवी मुंबई के 111 वार्ड के जरूरतमंद लोगों तक अनाज पहुंचाया गया, मगर कहीं पर भी आपने इस मुहिम का श्रेय नहीं लिया। ये मुहिम आपके लिए कितनी अहम थी? ये वक्त अपने अपने प्रतिमा को आगे बढ़ाने का नहीं है, ये वक्त है लोगों की प्यास और लोगों का भूख मिटाने का, लोगों को तसल्ली देने का, लोगों को एहसास देने का, लोगों में जीने की उम्मीद जगाने का। और मैं और मेरे कोर के लोगों ने यही हम लोगों ने सोचा कि भाई अपने साथी लोगों के माध्यम से लोगों को तक पहुंचो और लोगों को ऐसा न लगना चाहिए कि भाई कोई अपनी पे मेहरबानी करते। और ये हमारे कार्यकर्ताओं ने, कि हमारे सिस्टम ने भी, कोर कमेटी ने भी काम किया। हम लोग हमारा कर्तव्य निभाया, मैं समझता हूँ, मेहरबानी नहीं किया। और आगे चल के भी मैंने लोग कार्यकर्ताओं को बोला है कि वक्त पड़ा तो अपने थाली से अपन एक दिन भूखे रहे तो वादा नहीं, लोगों की भूख और प्यास मिटाओ, ऊपर वाला तुम्हारे लिए डेफिनेटली थाली लेके आएगा, चिंता मत करो। और आज की स्थिति में कार्यकर्ता में उस बात का संतोष है कि भाई अपन सही ढंग से और ढंग पे लोगों के काम आए और दे आर हैप्पी।
ये साल काफी मुश्किलों भरा रहा है। कई लोगों से उनका रोजगार छिन गया है तो कई कंपनियां बंद हो गई है। ऐसे समय में इस परिस्थिति से उभरने के लिए आप क्या राय देंगे? अपने देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं रोजगार के लिए और रोजगार के लिए 13 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने बंटवारा करने का सोचा है। लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, डीम लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप की कंपनी हो या रास्ते पे काम करने वाले, मैंने छोटा छोटा रोजंदारी करने वाले लोगों को भी राहत देने का उन्होंने काम किया। और मुझे इस बात का आनंद है कि 10 लाख तक का कर्जा विदाउट गारंटी, कोई जमींदार उसके लिए जरूरत नहीं, इतनी बड़ी उपलब्धि केंद्र सरकार ने दी है। मेरा कहना है कि भाई इसको मॉनिटरिंग करने का काम राज्य सरकार ने करना चाहिए। तो मैंने नई मुंबई में अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि भाई तुम लोग ऐसा फॉर्म निकालो जिसमें आप उसका उम्मीदवार का नाम लिखो, उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, उसका क्वालिफिकेशन, उसको किस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है, और उस वार्ड के बैंकर्स लोगों से आप जाके मिलो। और ये लोगों को सेवरल सेक्टर में, कोई ट्रांसपोर्ट में जाएगा, कोई फास्ट फूड का कोई बिजनेस करेगा, कोई मोटरसाइकिल रिपेयर का काम करेगा, कोई एसी रिपेयर करने का काम करेगा। इसी ढंग से वो लोगों को पैसा वहाँ से मिलने वाला है, उसकी 5 पैसे की जरूरत नहीं, खाली उसकी मन की भावना वो काम करने की होनी चाहिए। और ऐसा प्रयास अभी चालू है और उसमें कामयाबी मिलेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। बेरोजगारी का आलेख प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। भले ये देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, मगर नवी मुंबई जैसे शहर में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, नई मुंबई ऐसा एक शहर है कि जिस शहर को हर एंगल से एक इम्प्रूव्ड शहर बताया जाएगा। यहाँ पे कोई गुंडागर्दी से कोई वसूली नहीं होती, यहाँ पे पॉलिटिशियन के माध्यम से भी यानी वसूली नहीं होती, ऐसा मैं सोचता हूँ कि किसी भी पार्टी का आज तक मुझे मेरे निगाह तक नहीं आया। और यहाँ पे व्यापार करने के लिए यानी वार्ड स्तर पे, अपने इलाके नोड स्तर पे और पूरे महापालिका स्तर पे MIDC में भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। MIDC में काम करने वाले जो उद्योग जग है वो भी यानी लोगों को सहारा देने की मन में भूमिका रखे हुए हैं। खाली अप्रोच सही होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अभी जो मेरे कोर टीम के जो लोग हैं उसमें लगे हुए हैं और जो भी आएगा उसको पक्का मार्गदर्शन हो जाएगा, उसको उस पानी के प्रवाह तक हम छोड़ेंगे, आगे पानी पीने का काम उसका है। और मुझे कोई भी आएगा, वो कौन से धर्म का है, कौन से जात का है, कौन से भाषा का है, कौन से पार्टी का है, वी विल नॉट आस्क एनीथिंग टू हिम, वी विल सी टू इट कि भाई उसको उसकी जो उम्मीद जाग उठी है, उसके उम्मीद को पूरा करने के लिए जो भी पॉसिबल है वो काम हम करेंगे। लॉकडाउन के कारण कई अभिभावकों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है, मगर ऐसे वक्त में भी कई स्कूल फीस भरने का दबाव उन पर डाल रहे थे। आपने इस मुद्दे को उठाया और इस मुद्दे को काफी हद तक सुलझा भी दिया। आप इस मुद्दे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब लोगों को खाने के लिए उनके जेब में पैसे नहीं है और स्कूल चालू नहीं है, न कोई स्कूल की बस चालू है, न ग्राउंड चालू है, न बिल्डिंग चालू है, बिल्डिंग का इलेक्ट्रिक का खर्चा है, पानी का खर्चा, तो फिर स्कूल के लोगों को थोड़ा धीरज रखने में क्या वांदा है? तुम ऑनलाइन एजुकेशन दे दो और उसके बाद में जब कामयाबी के साथ बच्चे लोग दूसरे कक्षा में आगे जाएंगे और जैसे सुधार हो जाएंगी, माँ बाप अपने बच्चों को जिसने पढ़ाया उसका गुरु दक्षिणा देने के लिए नहीं भूलने वाले, वो दे देंगे। और इस बारे में मैंने कॉरपोरेशन के लोगों से बताया, प्राइवेट जो स्कूल वाले जो मेरे परिचय के उनको भी बताया और बेचारे मेजॉरिटी लोगों ने उस बात को हाँ बोला। और आज के तारीख में ऐसी कोई शिकायत मेरे पास में नहीं है कि भाई फी के लिए कोई फोर्स कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। जो अच्छा है वो अच्छा है। कई लोगों ने कैसा शुरुआत किया था, पत्थर फेंक के पत्ते में देखा था कि फल गिरता है क्या, तो
उनको हमने बोल दिया ये पत्थर मत फेंको, कुछ फायदा होने वाला नहीं। लोगों के जेब में पैसा होता था, लोग खुद होके पैसा लेके आते थे, कोई बदनाम होने को नहीं चाहता। और इसलिए अभी सभी ने बैलेंस करने का डिसाइड किया और आगे चल के उसमें से रास्ता अच्छा निकलेगा। स्वच्छता का जितना महत्व आज है उतना महत्व शायद ही पहले कभी था, मगर ऐसी परिस्थिति में भी नवी मुंबई को स्वच्छता के लिए महाराष्ट्र में पहला क्रमांक तो वही देश में तीसरा क्रमांक प्राप्त हुआ है। नवी मुंबई की स्थापना से ही नवी मुंबई में आपकी सत्ता रही है। ऐसे समय में ये पुरस्कार मिलना आपके लिए कितना मायने रखता है? इस बारे में जब मुझे पूछा गया तो मैंने बोला कि भाई ये नई मुंबई की सुजान जनता का पहला अधिकार है ये श्रेय लेने का। उसके बाद में कर्तव्य दक्ष जो लोक प्रतिनिधि है उनका दूसरा अधिकार है, और जागरूक जो प्रशासकीय अधिकारी है उनका तीसरा श्रेय है, और उनके अंडर में सफाई कर्मचारी के तौर पे काम करने वाले जो मजदूर है, ट्रांसपोर्टर है, ये लोगों का भी अधिकार है। और उसके बाद में ये लोग कैसा काम करते हैं, ये अच्छा हुआ तो प्रशंसा करने वाले, गलत हुआ तो उस पर क्रिटिसाइज करने वाले जो प्रसिद्धि माध्यम है वो लोगों का भी इसमें श्रेय है। तो ये कोई एक इंसान की कोई सक्सेस की स्टोरी नहीं है, इसमें जनता है, लोक प्रतिनिधि है, प्रशासन है, सफाई कर्मचारी है, और उनको सही ढंग से जगह पे रखने का काम करने वाली प्रसिद्धि माध्यम में जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो यूट्यूब पे काम करने वाली सोशल मीडिया है, ये सभी लोगों के जो प्रयास का ये रिजल्ट है। तो लास्ट ईयर में वो 7वें नंबर पे थी देश में, ये साल में तीसरे नंबर पे आई है। मैंने आयुक्त महोदय को आज ही बोला है कि भाई अगले साल में 1 नंबर के आने के लिए अभी सिस्टम को पूरा यानी उजागर करो, जिसमें हमारे लोगों का भी जो कोई सहयोग जरूरत है वो हम लोग भी देंगे, मीन्स जो जनता के प्रतिनिधि के तौर पे। और मुझे पक्का विश्वास है कि आगे चल के 3 नंबर से अपन आगे आगे बढ़ते रहेंगे। कोविड महामारी के बाद आपकी मुख्य प्राथमिकताएं क्या है? कोविड न होता तो भी कई लोगों की मौत तो होती थी नेचुरल डिसीज की वजह से, कोई हार्ट फेल के, किडनी फेल से, लंग्स फेल के, ट्यूमर की वजह से, कोई ब्रेन फेल की वजह से। लेकिन अभी कोविड का ही नाम चला है तो ये सब बीमारी को लोग भूल गए। तो बात ऐसी कि कोविड के बाद में तो इसके साथ तो लड़ना ही है। जो योद्धा जिसको कहते हैं कि जो जिस भी स्थिति में वो अपनी जीवन की यात्रा आगे आगे बढ़ाने का प्रयास करता है और उस पर काबू करने का प्रयास करता है, वो सक्सेस हो जाता है, उसको योद्धा कहते हैं। वरना तो लड़ते सभी है, लेकिन हारने की ही दिमाग में कुछ आइडिया रख के कोई लड़ाई करेगा तो उसको सक्सेस तो मिलने वाला नहीं है। तो मैं ये बोलूँगा कि भाई लड़ते रहो, लड़ने से ही कामयाबी मिलेगी। और जीवन में ऐसे तो यानी बाढ़ होते जाते हैं, अर्थक्वेक हो जाता है, सुनामी आ जाती है, ये किसके हाथ में नहीं है। और ये कोविड-19 भी ऐसा ही पार्ट है, उसके साथ लड़ते लड़ते आगे आगे फिर से पॉजिटिव रास्ते से आगे चलना है। अभी जो एक एज के बाद में गए तो उन्होंने उम्मीद छोड़ी भी होगी, लेकिन जो नया जनरेशन है उनको जनरेशन को अपन निगेटिव वातावरण में लेके जाएगा तो कैसे चलेगा। उनको यानी नियमों को लेते हुए, फ्रेम बनाते हुए जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और मैं वही बोलता हूँ कि लड़ते रहो, लेकिन लड़ते रहो मतलब ऐसी कि पत्थर लाठी काठी से लड़ते नहीं, नियमों का पालन करो और आगे आगे जीवन को बढ़ाओ। आप एक ज्येष्ठ नेता है जिन्होंने देश, राज्य एवं शहर में आई हुई कई बड़ी बड़ी आपत्तियों का सामना किया, उनका अनुभव किया, मगर कोविड जैसी महामारी का सामना आज तक किसी ने किया। इस कोविड महामारी से गणेश नायक ने क्या सीखा है? अभी आपको मैं ऑफ द रिकॉर्ड जाके एक स्टोरी बोलता हूँ। मैं मेरे हाथ डेटॉल से धोने की आदत 40 साल से है। उस टाइम में लोगों ने क्रिटिसाइज मुझे किया कि भाई ये लोगों को हाथ मिलाने के बाद में हाथ धोता है। मुझे
गुस्सा नहीं आया लेकिन दुख लग गया कि सब, फॉर एग्जाम्पल देखिए बात है कि हर एक के शरीर में टॉक्सिक होता है। कई लोगों को सेकंड करो तो पूरा हाथ जल ही जाता है, आप अनुभव करो। तो मैं सोचता हूं कि भाई किसी गलत आदमी को मैंने हाथ सेकंड किया और उससे जब मेरे पास में आए तो मैं वही लेके दूसरे को सेकंड करूं तो वो पास ऑन हो जाएंगे। तो मैंने हाथ धोने के बाद में दूसरे को सेकंड किया तो मैंने बढ़ने वाले बीमारी को रोका। ये मैंने अच्छा किया बुरा किया। अभी वो बोलते हैं नहीं यार, गणेश नायक ने 40 साल पहले इस चीज को जाना हुआ था। अब जब वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे का आयोजन किया गया तो एक पेपर ने लिखा था कि गणेश नायक को हैंड वॉशिंग डे का ब्रांड एम्बेसडर बनाओ। बात ऐसी, वो बात जोक है, वो छोड़ दो। लेकिन मैंने स्वच्छता को हमेशा मैंने प्राधान्य दिया हुआ है। जीवन में जो भी चीज करो, मन भी साफ रखो और शरीर भी साफ रखो, विचार साफ रखो। विचार साफ रखने से बहुत आनंद मिलता है। मुझे कल की चिंता नहीं है। मैं जब सो जाता हूं तो कल क्या होगा तो मैं तो बोलता हूं अच्छा ही होगा। कल करने का मेरा कार्यक्रम आज मैं डिसाइड करता हूं और मैं ब्रेन में फ्रेम करता हूं, उसी ढंग से मेरे दिन का एंड हो जाता है। बी पॉजिटिव ऑलवेज, यानी लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। कोई इंसान कौन से धर्म का है, कौन से जात का है, भाषा का है, वर्ण का है, काला गोरा, वर्ग का है, यानी अमीर गरीब, ये कोई मायने नहीं होता। यदि आपका मन साफ है तो आपको हर दिन अच्छा लगेगा। और ये मालूम होना चाहिए कि एक दिन अपने लिए सांस भरी जिंदगी नहीं रहने वाली है। ये डे विल बी देयर। तो मरना पक्का है तो अहंकार के साथ न जो, हर एक को जितना हो सके तो किसी को मदद करो, लेकिन मददगार न हो सके तो किसके जीवन में हर्डल मत बनो, बस खत्म। उसमें क्या, इसके अलावा कोई जीवन नहीं। यार एक लॉ इज बेस्ड ऑन मॉरलिटी, नैतिकता पे कानून बसा हुआ है। जो लोगों को नैतिकता मालूम है उनको कानून सीखने की कोई जरूरत नहीं है। वो नोज व्हाट इज ह्यूमैनिटी, कि धर्म जात पंथ वर्ण वर्ग के आगे जाके सबसे उचित धर्म है वो इंसानियत का धर्म। और वो इंसानियत धर्म को मैं बहुत मायने रखता हूँ और इसके लिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि दादा कितने साल के, मतलब साल छोड़ो यार, जो मेरा साल है उसमें से 40 इयर्स माइनस करो, वो साल का मैं हूँ आज के तारीख में भी, चलने में भी, दौड़ने में भी और सोचने में भी। इसका मतलब मैं ये बोलता हूँ कि भाई शरीर तो अपना काम करते रहेगा, लेकिन विचारधारा से बूढ़े मत बन जाओ। क्या बोल रहा हूँ मैं? विचारधारा से बूढ़े बन गए तो जवानी पे बूढ़े बन जाओगे। हम तो शरीर यानी आयु मर्यादा से बहुत बड़े हैं, लेकिन हम खुद को जवान महसूस करते हैं और जवान के तौर पे सोचते हैं, क्योंकि हमें और भी कुछ काम करना है। कोविड से पहले अगर पब्लिक लीडरशिप की बात करें तो पहले नेता कहीं पर भी आ जा सकते थे, मगर अब कोविड के बाद लोग एवं नेताओं के बीच एक लक्ष्मण रेखा खिंच गई है, जिसे बिना पार किए अब उनको अपनी भूमिकाएं निभानी है। इसमें टेक्नोलॉजी ने भी बड़ा रोल प्ले किया है और इसमें आप अग्रसर रहे हैं। किस तरह कोविड महामारी ने पब्लिक लीडरशिप को बदला है? कई लीडर तो अपने घर से ही कारोबार चला रहे हैं, ओहदा बहुत बड़ा संभालते हैं, लेकिन पब्लिक में जाना उनके लिए एक मरने का डर उनके दिमाग में बसा हुआ है। अभी लोग बोलते हैं, मुझे बोलते हैं यार दादा आप तो हर हफ्ता में जाते हो, इधर जाते हो उधर जाते हो। मतलब देखो बात ऐसी कि नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस रखेंगे, मास्क यूज करेंगे, हैंड ग्लोव यूज करें, सैनिटाइजेशन करेंगे, और जिस इलाके में उस ढंग का वातावरण है उस वातावरण में जाते टाइम में उसकी आयुधे लेके जाओ। जहाँ पे फेस शील्ड भी यूज करने की जरूरत है उधर वो भी यूज करो। अभी बोलेगा मुलाकात के टाइम में गणेश, अभी इधर मुझे लग रहा है कि आई एम सेफ, क्योंकि मेरा सैटरडे को सुबह 5 बजे रिलायंस के लोगों ने टेस्टिंग किया था, क्योंकि शाम को 5:30 बजे सर्टिफिकेट आया और सोमवार को उसके जरिए मुझे अंदर असेंबली में जाने को मौका मिलना, वरना जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं उनको नहीं अंदर भेजा गया। ओके, नियमों का पालन करो,
जीवन में, यानी गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का स्पीड, ट्रैक चलाने का तरीका सही हो तो एक्सीडेंट क्यों हो जाएगा। कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए जो नियमावली बनाई है वो नियमों के साथ आप जाएंगे तो डेफिनेटली कोरोना आपको नहीं छुएगा। और उसको मैं पालन कर रहा हूँ और नहीं डर रहा हूँ। ओके, नियमों का पालन कर रहा हूँ, नहीं डर रहा हूँ। और दूसरी बात ऐसी कि इतना करने के बाद भी कुछ होता है तो देयर इज सुप्रीम पावर, जिसको कोई भगवान बोलते हैं, किसको जीसस बोलते हैं, कोई अल्लाह बोलता है, कोई भगवान गुरु गोविंद सिंह बोलते हैं, कोई उसको बुद्ध बोलते हैं। भगवान के नाम अलग अलग है, शक्ति तो वही है। मैंने सुप्रीम पावर इज देयर, उसका चेहरा अलग होगा लेकिन आत्मा एक ही है। और वो आखिर में वन डे विल हैव टू एग्जिट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। लेकिन मरने के लिए मरना है तो आज ही क्यों मरे। जो करते हुए अपने को दिए है उसको पूरा करते करते मरो। लोग कई पल के लिए तो भी याद करेंगे, हमेशा के लिए याद करेंगे नहीं, लेकिन कई पल के लिए लोग याद करेंगे। और लोग याद करेंगे इसके लिए ना मत पॉजिटिव रहो, अपने खुद को तसल्ली देने के लिए। अपने मन का भी आनंद होता था कि नहीं, जिसको आत्मानंद बोलते हैं। औरों को आनंद देना है बात अलग है, अपने मन को भी आनंद लेना ये सबसे बड़ी बात है। और आई एम एंजॉयिंग इट। शुक्रिया दादा अपना वक्त देने और NM TV से बात करने। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।